हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है जी। तो जो पहला एप्लीकेशन हमारे पास में है बर्नौली थ्योरम का, वो है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट आपको बच्चों क्या होता है, अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लूँ जो आप लोगों ने देखा होगा, जो स्पिन बॉलर होते हैं बॉल को स्पिन करके फेंकते हैं, है ना। बॉल हवा में डाइवर्ट हो जाती है आपकी ये। तो जो हवा में जो बॉल डाइवर्ट हो जाती है उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मैग्नस इफेक्ट। और ये अल्टीमेटली बर्नौली प्रिंसिपल वर्क करता है। कैसे? इसको समझते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास ये कोई बॉल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसको इस तरफ से घुमा के फेंका, यूं रोटेट करके फेंका, तो ये घूम रहा है, ठीक है जी। तो ये घूमते हुए आगे जा रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है आपका ये, राइट। सामने से जो एयर आ रही है, ये जो एयर आ रही है सामने से, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस एयर को, राइट। यहाँ पे जो ये एयर आ रही है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो ऊपर वाली जो एयर है, ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ, नीचे वाली एयर की वेलोसिटी v2 मान लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो ऊपर वाली एयर है उसकी वेलोसिटी कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो बॉल ऐसे घूम रही है और सामने से जो एयर आ रही है, तो ये बॉल क्या कर रही है, उसको ड्रैग कर रही है, सारी एयर को ड्रैग कर रही है। तो ऊपर वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो नीचे वाली एयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये बॉल का रोटेशनल मोशन क्या कर रहा है, नीचे वाली एयर को सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने से नीचे वाली एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है आपकी, राइट। तो नीचे वाली जो क्या बोलते हैं एयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाली, है ना। तो तो मैं कह सकता हूँ इस केस में v1 इज मोर देन v2। ऊपर वाली v1 तो कम है, v1 इज लेस देन v2 आपके पास ज़्यादा है। तो ये ग्राउंड है, ठीक है जी। ग्राउंड से दोनों एयर जो एयर की वाला हाइट है, ये भी, इसको भी h मान लेते हैं, इसको भी h मान लेते हैं। क्योंकि आपने देखा इस वाली जो एयर है, उस वाली एयर के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो इस बॉल की थिकनेस के बराबर है। और इस हाइट के आगे मैं बॉल की थिकनेस को नेग्लिजिबल ले सकता हूँ। अगर हम बॉल की थिकनेस को नेग्लिजिबल ले सकते हैं तो इन दैट केस क्या बोलते हैं, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो डिफरेंस आएगा इस वाली एयर और इस वाली एयर की जो एनर्जीज में डिफरेंस आएगा, वो केवल उनकी काइनेटिक एनर्जीज और प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस आएगा, प्रेशर एनर्जी में, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है आपका ये, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है ही, प्रेशर एनर्जी। तो इस केस में ये इन दोनों का सम कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है जी। अगर ये सम कांस्टेंट है बच्चों, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी प्रेशर एनर्जी कम होगी, एंड जिसकी प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये बात तो पता ही है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो नीचे वाली एयर है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा है, क्योंकि जो एयर का ये बॉल का रोटेशनल मोशन है वो नीचे वाली एयर को सपोर्ट कर रहा है, नीचे वाली एयर को सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हो ना रोटेशनल मोशन। और ऊपर वाली जो एयर है उसको ही अपोज कर रहा है, एयर का बॉल का रोटेशनल मोशन ऊपर वाली एयर को अपोज कर रहा है। तो ऊपर वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम होगी और नीचे वाली एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 है। तो अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मतलब P1 यहाँ पर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है। अगर यहाँ पे V2 ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो प्रेशर एनर्जी कम। तो नीचे प्रेशर एनर्जी कम है तो आई कैन से नीचे प्रेशर कम है, ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। तो इस बॉल पर जो नेट प्रेशर पड़ेगा किस तरफ पड़ेगा, नीचे तरफ पड़ेगा नेट प्रेशर। तो पी नेट कितना होगा इस बॉल पर, पी नेट प्रेशर कितना पड़ेगा, नेट प्रेशर पड़ेगा इसमें P1 माइनस P2। तो इस पर जो नेट प्रेशर पड़ेगा बॉल पे नीचे की तरफ पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉल ने जितना उछाल लेना होता है उससे कम उछाल वो बॉल लेती है, नीची रहती है बॉल ये, है ना। तो आपने देखा होगा कई बार क्या बोलते हैं, इवन क्रिकेट में भी अनइवन बाउंस की वजह से बैट्समैन को काफ़ी परेशानी होती है आपकी, है ना। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो बॉलर होता है वो उस बॉल को रोटेट करके फेंकता है, चाहे वो ऐसे रोटेट करके फेंके चाहे ऐसे रोटेट करके फेंके। अगर वो ऐसे रोटेट करके फेंकेगा तो बॉल दाएं बाएं आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। अगर ऐसे डाइवर्ट करके फेंकता है तो ऊपर नीचे आपकी बॉल जा सकती है ना। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बर्नौली थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेस इफेक्ट में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करके फेंकते हैं तो वो कैसे अनइवन बाउंस लेता है, ठीक है जी। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बॉल या ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अनइवन बाउंस लेगा, ठीक है जी। तो ये था पहला आपका एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम का। दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास में है, आपको पता है तूफान में घरों की छत उड़ जाती है ना, द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेस blown off
ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तूफान में उड़ जाती है घर की छत ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। ऐसा क्यों होता है भाई? सपोज ये कोई घर है, होम स्वीट होम, ठीक, इसके अंदर आपके पास जो पता है आपको प्रेशर कितना है इसके अंदर जो प्रेशर है हमारे पास कितना है, इसके अंदर का प्रेशर कितना है 1 atm। तो नॉर्मल कंडीशंस में बाहर से भी प्रेशर कितना होगा बच्चों? बाहर से प्रेशर कितना होगा? ये भी 1 atm होगा। बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस अंदर भी 1 atm, बाहर से भी 1 atm। बट जब तूफान आता है तो हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाहर प्रेशर कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर मैं P0 मान लेता हूँ और अंदर का प्रेशर कितना है 1 atm है, ठीक है जी। तो बाहर का जो प्रेशर है P0 ये 1 atm से कम हो जाता है तूफान के टाइम पर। क्यों हो जाता है भाई? स्पीड बढ़ गई तो हवा की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी, प्रेशर एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब प्रेशर में डिक्रीमेंट हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा 1 atm से। समझ रहे हो? नॉर्मल कंडीशन में बाहर तो 1 atm प्रेशर है, अंदर भी 1 atm है। बट जब स्टॉर्म कंडीशंस होती हैं तो बाहर एयर की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो प्रेशर एनर्जी अकॉर्डिंगली ड्रॉप हो जाएगी। तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अंदर हाई प्रेशर है 1 atm, बाहर लो प्रेशर है 1 atm से कम है, ठीक है जी। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? नेट प्रेशर बाहर की तरफ पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो घर है, घर की जो छत है उड़ जाती है ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। तो आई होप कि ये भी समझ में आपको आ गया हो। ये भी आपका बर्नौली थ्योरम में वर्क करता है आपका ये, राइट। जो तीसरा आपका वो है, अब हम बात करते हैं जो तीसरा एप्लीकेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों। वो हमारे पास में क्या है? वो है जो आपको एरोप्लेन को लिफ्ट मिलती है ना। एरोप्लेन को जो लिफ्ट मिलती है वो क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ द एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ द विंग्स। आपको पता है जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है उसका एरोडायनेमिक डिजाइन होता है आपका ये ना, और उसकी वजह से आपके एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है। क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। तो उसमें नेक्स्ट थर्ड हमारी एप्लीकेशन है लिफ्ट, एयर लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ठीक है जी। सपोज ये कोई एरोप्लेन है, ये इसके विंग्स है ना। तो मैं एक एरोप्लेन की बॉडी मान लो, ये विंग्स है। तो अगर विंग्स का साइड प्रोफाइल देखेंगे, साइड से आप देखेंगे विंग्स को, तो आपको कैसे दिखेंगे ये विंग्स? आपको ये विंग्स ऐसे दिखने वाले हैं, राइट। ये साइड से देखेंगे तो आपको विंग्स ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे तो होता है विंग्स, है ना। इस पे नहीं जाना अभी हमें, ठीक है जी। इसमें मत जाओ अभी, हमें केवल इस विंग के साइड प्रोफाइल पे फोकस करना है। तो साइड प्रोफाइल अगर हम फोकस करेंगे तो विंग आपको साइड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट, ठीक है जी। अब क्या होता है जब ये विंग आगे की तरफ जाएगा हवा को काटते हुए, है ना, तो उसमें क्या होता है? सपोज ये विंग है, ठीक है जी। तो ये आपकी एयर है, ये इसने एयर को ऐसा काट दिया, नीचे वाली एयर तो सीधी चलेगी, ठीक है जी। नीचे वाली एयर तो सीधी पास होगी, ऊपर वाली एयर ऐसे कटते हुए पास हो रही है ना। ये बीच में एयरक्राफ्ट विंग आपके पास, ये क्या है बीच में? ये एयरक्राफ्ट का विंग है, ठीक है। अब क्या होगा? आगे होता है कि अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना यहाँ पे लीव करेगा, ठीक है जी। तो पर सेकंड जितना एयर का वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना पर सेकंड एयर का वॉल्यूम यहाँ से लीव करेगा आपको ये। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? अब मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट आपके सेम रहनी चाहिए, बट क्या है ऊपर वाली एयर को थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए एज कम्पेयर टू नीचे वाली एयर। तो इससे क्या होगा? ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखना है। जितना मास यहाँ पे आपका एंटर कर रहा है, जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है एयर का, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे लीव करना चाहिए, समझ गए ना। तो इसके लिए ऊपर वाली जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। मैं V1 मान लेता हूँ, नीचे आपकी V2 है वेलोसिटी। तो आपको पता है V1 वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है V2 से, क्योंकि ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है और वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर रखना है, तो इसलिए ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाली एयर, राइट। तो V1 ज़्यादा है। तो आपको पता है अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी बच्चों तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, P1 कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू P2। नीचे प्रेशर P2 मान लेता हूँ, तो P2 यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है एयर की, तो उसकी प्रेशर एनर्जी कम होगी। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो नेट प्रेशर कहाँ की तरफ पड़ेगा बच्चों? नेट प्रेशर पड़ेगा ऊपर की तरफ, है ना, P नेट। तो P नेट कितना होगा? P नेट हमारे पास में आ जाएगा कितना? P2 माइनस P1, ठीक है, क्योंकि P2 ज़्यादा है, समझ गए। तो इस नेट प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस नेट प्रेशर डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट के विंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रेशर डिफरेंस आपका ये आया है P नेट, इसको एयरक्राफ्ट के विंग से मल्टीप्लाई, एयरक्राफ्ट के विंग का जो एरिया है नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फोर्स मिल जाएगा, नेट लिफ्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ऊपर की तरफ लिफ्ट।
तो एयर लिफ्ट कैसे फाइंड करते हैं भाई हम? एयर लिफ्ट है ना, जिसको फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर्स, अपवर्ड फोर्स। ठीक है जी, ये कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं नेट प्रेशर कितना पड़ रहा है इनटू एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट का जो विंग है उसका एरिया, एयरक्राफ्ट विंग, समझ गए ना? उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट एयर लिफ्ट मिल जाएगी। तो जो एरोप्लेन को एयर लिफ्ट मिलती है ना बच्चों, ऊपर की तरफ उछाल मिलता है, ये किसी वजह से मिलता है? बिकॉज ऑफ बर्नौली थ्योरम, बिकॉज ऑफ द नेट प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिलो एंड अबव द विंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको ये आइडिया लग गया होगा ये नेट प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है आपका, ये इसकी वजह से आपको उस एयरक्राफ्ट को क्यों उछाल मिल रहा है। ठीक है जी, आपको पता है ना कि एयरक्राफ्ट उड़ने से पहले ज़मीन पे पहले रेंगता है, वो कम से कम 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जब वो रेंगता है तो उसको क्या मिलता है? वो उसके जो विंग्स होते हैं वो एयर को काटते हैं, ऐसा काटेंगे कि ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, नीचे वाली एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वेलोसिटी ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो विंग के नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रेशर होता है, ऊपर वाले पोर्शन में कम प्रेशर होता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको उछाल मिलता है उस एयरक्राफ्ट को, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे एयरक्राफ्ट को क्या बोलते हैं? एयर लिफ्ट मिलती है। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वो है एप्लीकेशन, वो है वेंचुरीमीटर। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उसकी तरफ, वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर क्या होता है बच्चों? वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है, हाइड्रोलिक डिवाइस है, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किस काम में? उसको हम यूज़ करते हैं किसी पाइप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो है उसकी वेलोसिटी को नापने के लिए। ठीक है जी, तो वेंचुरीमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिटरमाइन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन ए पाइप। किसी पाइप में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करने काम में आता है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास में है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या भाई? वेंचुरीमीटर बच्चों ये क्या है? इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन ए पाइप। तो किसी पाइप में किसी फ्लूइड की फ्लो वेलोसिटी को मेजर करने के काम में आता है आपको क्या? ये वेंचुरीमीटर। कैसा होता है आपका ये? इसका कुछ एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है जी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से अच्छा यहाँ पर जो एरिया, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका एरिया कितना मान लेते हैं हम लोग? A1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है उसका एरिया कितना मान लेते हैं हम लोग? यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कितना मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी है इसको V2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो फ्लो वेलोसिटी यहाँ पे V1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो लिक्विड लेवल की हाइट है इसको, ठीक है जी, यहाँ पर जो लिक्विड लेवल की हाइट है ये इतनी है। अब इन दोनों के हाइट में जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के, इसको H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी V2 है। ये आपके नीचे ग्राउंड है, ठीक है जी। इसकी हाइट, यहाँ पर जो फ्लो है उसकी हाइट भी H डैश मान लेते हैं, और यहाँ पे जो फ्लो है उसकी हाइट कितनी? H डैश मान लेते हैं बच्चों, ठीक है जी। तो दोनों फ्लो की हाइट सेम है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो है, उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी में डिफरेंस आएगा किस में आएगा? वो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस आने वाला है, राइट। तो अब हम केवल यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो है उसकी काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं प्रेशर P1 मान लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे प्रेशर मैं कितना मान लेता हूँ? P2 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे आपका प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर कितना है? P1 आपका ये। तो अगर मैं बर्नौली थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो आप इस सेटअप को आप किसी पाइप में घुसेड़ देंगे ना, पाइप में बीच में लगा देंगे, तो हमें यहाँ पे V1 मेजर करनी है। तो उस पाइप के थ्रू जो फ्लो वेलोसिटी V1 उसको मेजर करना है, हमें V1 मेजर करना है बच्चों, ठीक है जी। तो ये वेंचुरीमीटर का पूरा ऐसा सेटअप होता है, ठीक है जी। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो लिक्विड कॉलम का जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें क्या शो कर रहा है? यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है बच्चों, इस वाले पाइप में, उस वाले पाइप में जो प्रेशर डिफरेंस है, वो उस प्रेशर डिफरेंस को ये जो लिक्विड कॉलम का हाइट का डिफरेंस है ये शो कर रहा है। तो क्या मैं P1 है ना, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे कम प्रेशर होगा, तो P1 आपको पता है P2 से ज़्यादा है,
तो जो P1 नेट प्रेशर कितना होगा, P1 माइनस P2 होगा। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना है दोनों जगह, P1 माइनस P2, ये बराबर है इसके एच रो जी। ये किसके बराबर है, एच रो जी के बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हाइट का डिफरेंस है दोनों कॉलम में, वो क्या शो कर रहा है, इस प्रेशर डिफरेंस को शो कर रहा है ना। तो ये रो क्या चीज़ है, डेंसिटी है इस लिक्विड की जो कि इस पाइप में फ्लो कर रहा है। अच्छा जी, आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ है ना, हाफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम के बाद रो V1 का स्क्वायर प्लस प्रेशर एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे P1 है इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस प्रेशर कितना है P2 है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है जी। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, राइट। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, V2 की वैल्यू निकलेगी A1 अपॉन A2 इंटू V1, ठीक है जी। तो ये आपके पास V2 की वैल्यू निकलेगी। इस V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ रो P1 का स्क्वायर प्लस P1 इक्वल्स टू हाफ रो V2 की क्या आएगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर प्लस P2, ठीक है जी। हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली टर्म को लेके जाओ उधर, इस वाली टर्म को लेके आओ उधर, हमें मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो, कॉमन आपका A1 हाफ रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो -1 इंटू V1 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, P1 माइनस P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच रो जी। तो इसको मैं लिखूँगा एच रो जी इक्वल्स टू रो V1 का स्क्वायर अपॉन 2, अंदर आएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1, ये रो से रो गया आपका। तो V1 के लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, V1 के लिए हमारे पास आ जाएगी 2HG या 2GH अपॉन में आएगा आपका कितना, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास में V1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपको V1 कैलकुलेट करनी है, किसी पाइप के थ्रू फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये H पता होना चाहिए। H क्या है, इन दोनों कॉलम में जो हाइट का डिफरेंस वो H है, ये पता होना चाहिए। A1 और A2 का रेशो पता होना चाहिए। तो वेंचुरीमीटर जो डिवाइस है उसमें ब्रॉडर एरिया और नैरो एरिया का जो रेशो है वो पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये रेशो पता है, ये हाइट पता है, जो कि आप पता कर ही लेंगे बाहर से देख के इसको, है ना, दोनों कॉलम में कितनी हाइट का डिफरेंस है, तो ये H देख पता चल जाएगा आपको। A1 A2 पता ही होगा आपको ये, तो आप V1 फाइंड कर सकते हैं इजीली, जो कि फ्लो वेलोसिटी है इस पाइप के थ्रू। तो आपको समझ में आया कैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली थ्योरम का यूज करके, यहाँ पे हमने बर्नौली थ्योरम यूज की बच्चों, अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, है ना। तो इस पॉइंट पे हमने बर्नौली थ्योरम यूज की है, ठीक है जी। तो बर्नौली थ्योरम और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते किसी पाइप के थ्रू हम फ्लो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। तो इस पूरी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी डिवाइस को हम बोलते हैं बच्चों क्या, वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर समझ में आया, वेंचुरीमीटर क्या है, डिवाइस है जिससे कि हम किसी पाइप के थ्रू फ्लो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। और ये किस अच्छा किस प्रिंसिपल वर्क करती है आपकी, ये वर्क करती है आपकी ये बर्नौलीज थ्योरम पे। किस पे वर्क करती है आपकी, बर्नौली थ्योरम पे। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। इसी के साथ हमारा फ्लूइड डायनामिक्स वाला पोर्शन बच्चों खत्म हुआ, ठीक है जी। और अभी हमारा सिलेबस काफ़ी रैप हो चुका है पूरा। ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। आई होप कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है, वीडियोज़ लेक्चर सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम्स के लिए। अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आपके सजेशन पर वर्क करें।